I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. वेलकम बैक टू इन्वायरमेंटल एजुकेशन सीरीज। हम लोग अभी इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ाई कर रहे थे। प्रीवियस दो लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चंस देख लिया है। अब हम लोग 21st नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, द टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड इन सर्टेन हैबिटेट इज कॉल्ड। मतलब कुछ डाइवर्सिटी है जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की है, लेकिन वो एक ही हैबिटेट में रह रही है, सर्टेन हैबिटेट में रह रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज स्पीसीज, सेकेंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, सी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एंड डी पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन डाइवर्सिटी के बारे में पहले पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि पॉपुलेशन कितनी डाइवर्स है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने चिल्ड्रंस है, तो ये पॉपुलेशन डाइवर्सिटी हुआ। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो एक्वाटिक इकोसिस्टम है हमारे यहाँ पे, मतलब हमारे यहाँ पे पानी है। यहाँ पे डेजर्ट इकोसिस्टम है हमारे यहाँ पे। देन हमारे यहाँ पे ओशन इकोसिस्टम है, दैट इज मरीन इकोसिस्टम। हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक इकोसिस्टम है, एरियल इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, एरियल इकोसिस्टम। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हमारे यहाँ पे, तो वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होता है। अब हम लोग अगर नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की, तो डीएनए की डाइवर्सिटी, जीन्स का डाइवर्सिटी होना लोगों में, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। नाउ द फर्स्ट वन इज स्पीसीज, तो इसका आंसर ए होगा, दैट इज स्पीसीज, आंसर इज गिवन ए। कि ऐसा डाइवर्सिटी जो एक सर्टेन जगह पे है, मतलब एक नेशनल पार्क है, मान लेते हैं लास्ट फर्स्ट वीडियो में हमने कांजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कुछ पता किया था कि वो असम में है। अब हम लोग बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, क्योंकि ये पहला नेशनल पार्क है इंडिया का, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको भी आप लोग कमेंट डाउन करके बताएंगे कि ये कहाँ पे है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बात हो रही है। ये फर्स्ट नेशनल पार्क था इंडिया का, ये भी याद रखना है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मान लेते हैं, तो जहाँ यहाँ पे जितने भी स्पीसीज है, चाहे वो कुछ भी हो, एलिफेंट हो, मंकी हो, बफेलोस पाई जाती हो, या फिर लायंस हो, कुछ भी हो, टाइगर हो, ये ये सारे कुछ एक हैबिटेट में रहते हैं, उसको स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्लियर? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ये टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व का मतलब है कि कोई नेशनल पार्क जहाँ पे टाइगर भी होता है, तो उसको टाइगर के लिए एक जगह को रिजर्व कर दिया जाता है। तो दैट इज ये टाइगर रिजर्व भी है हमारा पहला, इसलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट टाइगर जब आया था, प्रोजेक्ट टाइगर, आप लोग के पास कमेंट करेंगे और आप लोग बताएंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर किस ईयर में आया था। तो जब प्रोजेक्ट टाइगर आया था, तो सबसे पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइगर रिजर्व, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट बताएंगे आप लोग ये कहाँ पे है। Now moving on to question number 22. Biosphere Reserve has following zone except one. Biosphere Reserve में कौन कौन से जोन होते हैं और कौन सा नहीं होता है? तो आंसर इज करेक्ट, स्फेरिकल जोन नाम का कोई भी जोन नहीं होता है। क्लियर? अब हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व पहले समझते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायो मतलब लाइफ, जहाँ पे लाइफ है उस रिजर्व को हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। तो कोई एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया, जहाँ पे बहुत सारे लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो उसको रिजर्व कर लेती है गवर्नमेंट और उसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर देती है। एग्जाम्पल के लिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मान लेते हैं ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन से स्टेट पे है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी आप लोग बताएंगे। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नीलगिरी हिल्स होगी जहाँ पे, वहां पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या है तो बताया जाता है। रिवर्स है बहुत सारी, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिवर है जो नीलगिरी बायोस्फीयर से निकलती है, लाइक कावेरी भी इसका एक पार्ट है। हिल्स है, कार्डामोम हिल्स हो गई, बाकी नीलगिरी हिल्स हो गए, तो ये सारा हिल्स है, रिवर्स है। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी रेयर स्पीसीज यहाँ पे है, बहुत सारे रेयर स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, तो और बहुत सारे यहाँ पे लोकल पीपल है, जनजातीय लोग, इसलिए इस एरिया को पूरा रिजर्व कर दिया गया एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ जोन्स होते हैं। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व में ये, इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करें। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व में एक जोन होता है, सबसे सेंटर का जोन, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर जोन। ए मैं लिख दे रही हूँ, ए कोर, जहां पे किसी को भी जाना अलाउड नहीं है, कोई भी एक्टिविटी यहाँ नहीं हो सकती है।
नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, सेकेंड नंबर जोन होता है, दैट इज बफर जोन। यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिविटी अलाउड है, लेकिन लार्ज स्केल में एक्टिविटी नहीं कर सकते। बफर जोन दैट इज सी। एंड फिर जो लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है बायोस्फीयर रिजर्व का, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन। और इसी को हम लोग कमांड जोन भी बोलते हैं, बी। इसी को हम लोग कमांड जोन भी बोलते हैं। यहाँ पे ही सारी एक्टिविटीज अलाउड होती है। अभी हम लोग आने वाले क्वेश्चंस में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे और भी कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या क्या है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड इन नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड एज। ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, आप लोग जाके उसको रेफर करिएगा कि क्या है इसका मतलब। इसका आंसर एक्स-C2 होगा। एकदम क्लियरली बताया जा चुका है कि क्या है, तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ फॉलोइंग आर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्यों होता है, ये भी एकदम फर्स्ट लेक्चर में सॉइल इरोजन के बारे में बताया गया था कि मिट्टी का पहला पार्ट इरेज हो जाना, बह जाना इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। फर्टाइल पार्ट बह जाना मिट्टी का इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अगर हम लोग सॉइल इरोजन की बात करें तो कौन कौन से कॉजेज है सॉइल इरोजन के, क्यों होता है सॉइल इरोजन। सबसे ए, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग। एनिमल्स ग्रेज कर रहे हैं, उनको रोक नहीं रहे, वो सारे पेड़ पौधे पत्तों को खा जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो जाएगी, मिट्टी खाली हो जाएगी, पेड़ खत्म, मिट्टी खाली, तो ये फर्स्ट वाला लेयर बह जाएगा, तो ये तो सही है। ओवर कल्टीवेशन, अब ज्यादा पेड़ को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, खेत बना रहे हैं उसको, तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट, डिफोरेस्टेशन, पेड़ काट दे रहे हैं तो मिट्टी खाली, तो बह जाएगा ऊपर का लेयर। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी आंसर, आंसर विल बी डी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। Okay, let us see question number 25. Very important with the exam perspective. Red data book contains data of. Important, ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आया था कि रेड डेटा बुक होता क्या है, और यही सेम क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर। रेड डेटा बुक, नाम से लगता है कि पता नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, ये सब की इंफॉर्मेशन होगी, पर नहीं। रेड डेटा बुक कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। एनिमल एंड प्लांट, इनकी इंफॉर्मेशन है कि ये किस स्टेट में, अगर लायन है तो लायन किस स्टेज में है, लायन खत्म होने वाले हैं वर्ल्ड में, या लायन नंबर्स कितना है लायन का, लायन कितने कम हो रहे हैं, लाइक दैट। हर एनिमल और प्लांट का इंफॉर्मेशन रेड डेटा बुक में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि क्या सभी प्लांट स्पीसीज के, क्या ऑल प्लांट स्पीसीज, तो नो, एनिमल भी तो है। ऑल एनिमल स्पीसीज, नो, ये दोनों तो है नहीं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज, नहीं, प्लांट और एनिमल सभी का है। एंड तो सी आंसर हो जाएगा, थ्रेटेंड स्पीसीज। वो स्पीसीज जिनको कुछ प्रॉब्लम है, जिनको कुछ खतरा है एनवायरमेंट में, उनके बारे में रेड डेटा बुक में बात की जाती है। तो यार, आंसर तो क्या, अब इसके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो हम लोग को जानना है। सबसे पहला एमसीक्यू ये हो गया जो हम लोगों ने अभी क्लियर किया। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो सबसे पहला निकालता कौन है रेड डेटा बुक, वेरी इंपॉर्टेंट, हार्डकोर इंपॉर्टेंट है ये। IUCN, ये एजेंसी है जो रेड डेटा बुक पब्लिश करती है। इस एजेंसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हम लोग थर्ड एमसीक्यू कर रहे हैं अभी, ये एक रेड डेटा बुक से रिलेटेड, एक तो ये वाला एमसीक्यू हो गया, दूसरा कौन निकालता है, आईयूसीएन, तीसरा आईयूएन, आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है। ठीक, क्लियर। अब आईयूसीएन के बारे में देखते हैं कि ये स्टैब्लिश कब हुआ था। लास्ट टाइम पे हम लोग देखे थे कि एक एजेंसी के बारे में पूछा गया था, इस बार आईयूसीएन के बारे में हो सकता है पूछ लिया आपसे एमसीक्यू में। तो आईयूसीएन को स्टैब्लिश हुआ था 5 अक्टूबर 1948 में। कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, फ्रांस में स्टैब्लिश किया गया था, नॉट इम्पोर्टेंट, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर का है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये फोंटाबिल्यू इसका सिटी था फ्रांस में, जो कि जहाँ पे स्टैब्लिश किया था, नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि रेड डेटा बुक में कितने कैटेगरीज होते हैं। रेड डेटा बुक की कैटेगरी है, कैटेगरी ऑफ एनिमल, जहाँ पे एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है। कैटेगरीज ऑफ एनिमल में 9 कैटेगरीज होता है, बस यही आपको याद रखना है। 9 का नाम याद नहीं रखना है, पर नंबर्स याद रखने हैं कि कितने कैटेगरी, 9 कैटेगरी। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न,
डेटा डेफिशिएंट एंड नॉट इवेलुएटेड। आपको नहीं दिमाग लगाना इसमें, बस ये याद रखना है कि 9 कैटेगरी है जिसमें एनिमल्स को डिवाइड है। एक्सटिंक्ट के बारे में का मतलब है कि जो अब दुनिया में नहीं है, जो दिखाई नहीं देते। क्लियर। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब है कि आप जू में रखे हुए, प्रिजर्व करके, आप प्रिजर्व करके रखे हुए, लेकिन जंगलों में दिखना बंद हो चुके हैं। क्लियर। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब इतने ज्यादा इंडेंजर्ड है ये कि कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, कभी भी खत्म हो सकते हैं ये। नेक्स्ट, इंडेंजर्ड जो इस स्टेज में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेज में पहुंच सकते हैं। वल्नरेबल जो कि सिचुएशन खराब है, जिनकी बहुत सारा हंटिंग हो रहा है, जो इंडेंजर्ड हो सकते हैं, जिनको खतरा है। इसी तरह से 9 कैटेगरी है। नाउ 26 नंबर, विच ऑफ फॉलोइंग रीजन हैज मैक्सिमम डाइवर्सिटी? मैनग्रोव, टेम्परेट फॉरेस्ट, टाइगा, कोरल रीफ। समझते हैं इसको क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। मैनग्रोव्स, आपको पता होगा मैनग्रोव्स क्या होता है। मैनग्रोव्स जो सी के साइड में होता है, जो भी प्लांट्स, वो मैनग्रोव्स होते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ है? सुंदरबंस में। वेरी इंपॉर्टेंट। सुंदरबंस में सबसे ज्यादा मैंग्रोव। सुंदरबन कहाँ है, कौन सा स्टेट है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। तो सुंदरबंस में मैंग्रोव सबसे ज्यादा होते हैं। मैंग्रोव का इंपॉर्टेंट है कि सुनामी वगैरह से रोकता है, जो भी ओशन से डिजास्टर आता है उससे बचाता है ह्यूमन को मैंग्रोव। ये मैंग्रोव उस पानी में हो जाते हैं जहां पे सॉल्ट है, तो सॉल्ट वाटर में ये हो जाता है। एक एमसीक्यू पहले पूछा जा चुका है कि मैंग्रोव्स का रूट कैसा होता है। मैंग्रोव्स के रूट को न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। इसका स्पेलिंग टी से शुरू होता है, न्यूमेटोफोर्स। क्योंकि पानी में, सॉल्ट वाटर में होता है, रूट अंदर रहेगा तो सॉल्ट जाएगा ना उसके जड़ में, इसलिए उसका जड़ इस तरह का होता है। ये प्लांट हुआ, इसका जड़ कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। ये सॉयल है, तो सॉयल से थोड़ा सा उठा हुआ रहता है ताकि ये बाहर उसका जड़ एयर ले सके, वाटर ले सके, प्योर वाटर। तो इसको हम लोग न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, बस इतना याद रखना है। टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट इज उस टाइप का फॉरेस्ट जो थोड़ा ठंडा ठंडा टाइप में होता है। लाइक हमारे कश्मीर में, हिमाचल में, ये सारा जितना फॉरेस्ट है वो टेम्परेट फॉरेस्ट के कैटेगरी में। टाइगा फॉरेस्ट जो रशिया में, साइबेरिया में और ठंडे एरिया में मिलता है, वो सारा टाइगा फॉरेस्ट हो गया। कोरल रीफ्स, सी के अंदर कोरल्स जो मिलते हैं, कोरल, तो उसको हम लोग कोरल। तो किसका डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होता है? कोरल रीफ्स का सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी। करेक्ट आंसर इज डी। कोरल रीफ्स के बारे में हम लोगों को ज्यादा नहीं जानना है, बस हमको एक एमसीक्यू यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है जो कि आ सकता है। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अभी के टाइम पे लक्षद्वीप टूरिज्म को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, इसलिए लक्षद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाएगा कि कोरल आइलैंड कौन सा है इंडिया में? इंडिया में कोरल आइलैंड कौन सा है? कमेंट करके बताइए कौन सा आइलैंड कोरल आइलैंड है। अब इसी के साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देते हैं। आइलैंड दो टाइप का होता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। There are two types of island. First, coral island, volcanic island. Coral island and volcanic island. कोरल आयन जो कोरल्स के डिपॉजिट की वजह से बनता है। कोरल क्या होता है? कोरल कैल्शियम, एल्गी और कैल्शियम का मिक्सचर होता है। वो आप लोगों को आगे आने वाले लेक्चर्स में अगर कोरल रहा तो समझा देंगे। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि कोरल कैसे बनता है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बस ये जान लीजिए कि कोरल इज एन ऑर्गेनिज्म। ये एल्गी और फंगी का मिक्सचर है, कोरल एल्ग ऑर्गेनिज्म है। तो कोरल आइलैंड होता है एक वोल्केनिक आइलैंड, जो वोल्केनो इरप्ट हुआ, वोल्केनो का लावा निकला और ये यहाँ पे वोल्केनो सॉलिडिफाई हो गया, तो समुद्र के बीच में एक आइलैंड क्रिएट हो जाता है। इंडिया में दोनों ही टाइप के आइलैंड है, आप लोग कमेंट में बताएंगे कोरल आइलैंड का एग्जाम्पल और वोल्केनिक आइलैंड का एग्जाम्पल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन? इन सीटू, एक्स टू हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, अब हम लोग जानेंगे कि कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। आंसर इज जू। इन सीटू मतलब अपने प्लेस पे कंजर्व करना, तो जू अपने प्लेस पे तो है नहीं। जू हम लोग पहले बनाते हैं एनवायरनमेंट, उसके बाद एनिमल्स लेके आते हैं और कंजर्व करते हैं। जू विल बी द आंसर। नाउ बीसीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बस पढ़ लेते हैं क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछता है कि कौन से में सबसे ज्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड है। तो ये देख लेते हैं हल्का। नेशनल पार्क क्यों होता है? इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? स्पेसिफिक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। लाइक डॉल्फिन के लिए, मंकीज के लिए, इस तरह से क्रोकोडाइल्स के लिए, लाइक दैट। बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। क्लियर। अब हम लोग नेशनल पार्क के बारे में पहले पढ़ते हैं। ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड अगर बात करें तो नेशनल पार्क ही होता है। नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल एक दिए हैं, गिर नेशनल पार्क। स्टेट
प्लीज कमेंट डाउन। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए होती है, बर्ड सेंचुरी लाइक फॉर एग्जाम्पल, और ये इसमें ह्यूमन एक्टिविटी कम इन्वॉल्व होती है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। लोग ग्रेजिंग करने के लिए जाते हैं, फ्यूल वुड्स कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, लोग जाते हैं, अलाउड है, लेकिन थोड़ी कम है, पर नेशनल पार्क में सबसे कम है। पार्सर रिजर्व की अगर बात करें तो यहाँ रिसर्च भी हो रहा है, कंजर्वेशन भी हो रहा है, तो यहाँ ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटिवली ज्यादा रहेगी। हाँ, कोर एरिया में कम होता है। इसका एग्जाम्पल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब आगे आते हैं 28 नंबर, हॉटस्पॉट आर रीजन ऑफ हाई व्हाट। हॉटस्पॉट का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी है, अगर ये जगह खत्म होता है तो पूरे वर्ल्ड को खतरा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अमेजोन के जंगल, ओके, वो जंगल अगर खत्म होंगे, इनको लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं, जो ब्राजील में है। अगर ये खत्म होगा तो अर्थ में 30% ऑफ ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, 30% ऑफ ऑक्सीजन का सोर्स कम हो जाएगा। तो हॉटस्पॉट उन रीजन को बोलते हैं जहां पे हाई क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, रेयरिज्म तो होगा नहीं, इंडेमिज्म, डाइवर्सिटी एंड क्रिटिकल इंडेंजर ये भी नहीं होगा, डाइवर्सिटी भी नहीं, इंडेमिज्म होगा, मतलब वो पर्टिकुलर चीज वहीं पे मिलेगा, उस एरिया को हॉटस्पॉट बोला जाता है। इंडिया में कितने हॉटस्पॉट है? हिमालय, इंडिया का पहला हॉटस्पॉट। सेकंड, इंडो बर्मा रीजन, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसको बोलते हैं, और थोड़ा सा बर्मा का पार्ट है, दैट इज म्यांमार का, इसीलिए इंडो बर्मा रीजन। थर्ड इज वेस्टर्न घाट, जो वेस्ट में ऐसे करके है ना, ये वाला इंडिया का पार्ट, ये वाला, ये वेस्टर्न घाट। एंड लास्ट इज सुंडा लैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड बेस में, सुंडा लैंड इज यहाँ, यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ मैनग्रोव्स है, और ये वाला अंडमान, अंडमान निकोबार आइलैंड, तो ये वाला पार्ट को सुंडा लैंड बोलते हैं। हॉटस्पॉट आप लोग समझ गए कौन सा प्लेस होता है जहां पे सबसे ज्यादा इंडेमिज्म होता है, कि वो स्पीसीज वहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, वो प्लांट वहीं मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा प्लांट है, कैनोपी है, तो वहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, तो इस एरिया को हॉटस्पॉट बोलते हैं, और इंडिया में 4 हॉटस्पॉट है। क्लियर? 29 नंबर क्वेश्चन, अ पॉइजनस गैस गिवन आउट ऑफ व्हीकल एग्जॉस्ट इज, इजी है, ए नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज्यादा पॉइजनस गैस जो व्हीकल से निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सीओ, दैट इज। एंड लास्ट क्वेश्चन, येलोइंग ऑफ ताजमहल इज इफेक्ट ऑफ, हो चुका है सेकेंड वीडियो में ये क्वेश्चन, क्यों होता है ताजमहल येलो? बिकॉज ऑफ एसिड रेन, इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, गो टू सेकेंड लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, and comment down the answers.